हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आईएएस का अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसमें हमने दो पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज थर्ड पेपर जिसमें आपका इकोनॉमिक साइंस टेक पूछा जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो मैं ये यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर डाल रहा हूँ बस उनके मतलब ये सभी के लिए कि आप समझिए कि यूपीएससी का ट्रेंड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेंड होता है वो किस आधार पे और क्यों डाइवर्ट होता है। यहाँ पे मेरा आपको सॉल्यूशन बताना नहीं होता, बस क्वेश्चन के ट्रेंड को बताना होता है कि किस सेक्शन से और क्यों पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस ये पता होता है कि हमें कोई आइडिया नहीं होती कि हमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, कौन सा नहीं होगा। लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो सभी चीज़ों को पढ़ने की कवर करते हैं और लास्ट में ये होता है कि जब तक वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं पीछे का पढ़ा हुआ सभी जो कि मतलब फ्लैश हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उतना ही पढ़िए, उस हिसाब से पढ़िए जो आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपको लेकर के यूपीएससी का थर्ड पेपर आईएएस का, क्योंकि आईएएस का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरली देखिए क्या होता है। जनरली ये देखा जाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोगों से अगर पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो लेकिन जनरली में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है कि यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, क्या आप सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो? तो सवाल है कि नहीं। तो जब सवाल है कि नहीं तो आपको अगर कोई पूछता है तो आप सीधे से बात करिए कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की, या फिर एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, या फिर सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है इसका करते हैं। सभी चीज़ों को आपको अपने हिसाब से कंसीडर करना होगा। तो हम बता देते हैं यूपीएससी यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फुल फॉर्म ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। उनमें से कई एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जिसका यहाँ पे नाम बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। उनमें से जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से इसको जाना जाता है। और एक तरह से अगर बात किया जाए तो इसमें फोर आपकी जो है कि ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और उसके बाद 24 जो है कि सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। और इसका हर फाइनेंस ईयर में एक साल में होता है और फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है आईएएस का एग्ज़ाम और बहुत नीट और क्लियर होता है कि आपको आपके लिए ये मतलब नहीं वेट करना पड़ता है कि आपका कई साल हो गया बट आपको ये नहीं पता है कि मतलब कि कैसे करना है, क्यों करना है। ये सभी चीज़ों को लेकर के हमें कंसीडर कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को अगर हम और आपसे बात करें कि यूपीएससी को लेकर के, तो ये जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है इसमें देखिए तीन तीन फेसेस में एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है प्रीलिम्स जिसको पीटी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेंस जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें आपसे कि प्रीलिम्स में क्या होता है, कैसे होता है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जीएस पेपर 1 होता है और उसके बाद जीएस पेपर 2 होता है जिसको जनरली लोग सी सैट के नाम से बुलाते हैं। ये आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपका 80 क्वेश्चंस होता है और 200 मार्क्स इसके होते हैं, 200 मार्क्स इसके होते हैं। बट सी सेट या जीएस पेपर 2 आपका क्वालिफाई होता है और इसके बाद ये इसका मेरिट मेरिट में जो कि होता है जो आएगा इसको जो कि फिर इसके लिए मेंस के लिए किया जाएगा। बट प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब फाइनल लिस्ट में आपका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है। फाइनल मार्क्स में फाइनल लिस्ट में अगर आना है तो मार्क्स जो ऐड होता है आपका मेंस का होता है और इंटरव्यू का होता है। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर में मतलब जो लैंग्वेजेस होती है हिंदी की होती है और दूसरा होता है इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, पहला हो गया। और दूसरा होता है जो अब आगे की जो है उनके मार्क्स से जुड़ेंगे। तो अब है पहले के आपका एस है आपका, जिसको निबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है, निबंध बोलते हैं। ये 250 मार्क्स का होता है। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जीएस पेपर होते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का टोटल मार्क्स आपका 1000 का होता है, कितने का, 1000 का होता है। और जीएस में ये 4 पेपर होते हैं जिसको कहते हैं जीएस पेपर 1, 2
3 एंड 4 होते हैं। आज हम बात करेंगे आपका इस वाले थर्ड क्या, लेकिन हमने पहले ही जीएस पेपर 1 एंड 2 की बात कर लिए, एथिक्स की लास्ट में हम बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शंस पे आएंगे हम, तो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका ऑप्शनल पेपर होता है। क्या होता है? ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, व्हाट्स एवर यू कैन थिंक। द लैंग्वेजेस भी हो सकती है, अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल माय ऑप्शनल सब्जेक्ट इज द ज्योग्राफी, दैट्स व्हाई I am taking the as a example of the optional paper as a optional paper the geography। अगर ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है तो या फिर कोई भी है तो इसमें आपको मानना पड़ेगा ये 500 का होता है। और इसमें ऑप्शनल जीएस ऑप्शनल पेपर 1 होता है, ऑप्शनल पेपर 2 होता है। और दोनों को सबको आप देखिए कितने मार्क्स है। ऐसे के आपके 250 मार्क्स हो गए, फिर ऑप्शनल के 1000 मार्क्स हो गए, और आपके जो कि ऑप्शन सॉरी जीएस के हो गए 1000, ऑप्शनल के 500 हो गए। 500 का टोटल मेरे हिसाब से 1750 के आसपास जो है कि आपके मार्क्स होंगे, मतलब ये 1750 मार्क्स हो जाते हैं। प्लस उसके बाद 275 का इंटरव्यू होता है। तो अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका 2025 के आसपास मार्क्स जाएगा। बट इसकी जो कट ऑफ होती है दोस्तों बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब हो गया कि अगर आप 700 और 800 के मार्क्स के बीच में आपने गेन कर लिया है तो मेक श्योर कि आपके लिए कॉल हो जाएगी कि नहीं हमें आपका वो लेना। अगर मान लीजिए कि जो अगर आप मान लीजिए 700 पा जाते हैं, 700, तो उसके लिए आपका होता है सबसे बड़ा जो मतलब फाइनल लिस्ट में आते हैं, जो फाइनल लिस्ट में आते हैं या फिर जो टॉप करते हैं, दोनों में लिए देखिए एक चीज़ ये होती है। सबसे पहले वो गेन कहाँ पे करते हैं? जो निबंध का पेपर होता है जिसको एसे के नाम से जानते हैं, 250 में से जो आपका 150 प्लस पा गया उसका हो जाएगा पहला। और दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर क्या हो गया? ऑप्शनल पेपर है 500 का है, जो इसमें 300 पा गया वो उसका बेड़ा पार है। और थर्ड होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू वाला जो होता है, इंटरव्यू में अगर आप कंसीडर करें, एक सेकेंड, इंटरव्यू में अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये होता है 275 मार्क्स का होता है। और इसमें जो 190 मार्क्स ला देता है इंटरव्यू में, उसको समझिए कि वो उसका 1000 के ऊपर मार्क्स हो जाता है। 300 प्लस 100 आपका हो जाता है 400 हो जाता है, प्लस 190 हो जाता है आपका 5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका 600 हो जाता है। मतलब आप एकदम लमसम है फाइनल लिस्ट में आने के लिए। अब दूसरी चीज़ ये रहेगी कि 1000 का जो आपका जीएस का पेपर है, क्या इसमें आप 300 भी नहीं मार्क्स पा पाएंगे? 300 पा जाते तो आपका 900 मार्क्स आता है। मेक श्योर यू वुड बी इन द फाइनल लिस्ट। तो ये बेसिक चीज़ें थे। अब हम बात करने वाले हैं आपसे यहाँ पे जो आईएएस का पेपर हुआ है इसमें। सबसे पहले देखिए जो टाइम टाइम होता है 3 घंटे का होता है, और उसके बाद टोटल मार्क्स 250 को होगा, मैंने अभी पहले बता दिया। सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य होते हैं, ये हिंदी में मैं बता रहा हूँ, सभी के अंक अलग अलग होते हैं, ये बात सही होती है। और एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल देखिए आपके पास 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक की जो बात करेंगे इसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। फ्रॉम 11 टू 20 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको 250 मार्क्स 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके अलग अलग वर्ड्स, नंबर्स ऑफ द वर्ड्स होते हैं और नंबर्स ऑफ द मार्क्स होते हैं अलग अलग। अब आइए, अब हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी दिया गया है, तो हम हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों बता देते हैं। आई थिंक देयर इज नो, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, किसी को स्किप करना नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि भारत में सुधार के उपरांत की अवधि सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के रूप में के स्वरूप प्रवृत्ति की परीक्षा कीजिए और किस सीमा तक समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। इंग्लिश में एग्जामिन द पैटर्न द ट्रेंड एग्जामिन पैटर्न एंड द ट्रेंड ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड व्हाट एक्सेस दिस कॉन्सेंस विथ द अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए भारत में कब सुधार किया गया। एलपीजी, दैट मीन्स एलपीजी क्या है? एलपीजी। एलपीजी का वो गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारे कंट्री की इकोनॉमिक 1991 में ओपन की गई, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो कि एक पूछ रहे हैं
कि उसके बाद जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल सर्विस के लिए, वो कितना सही है। और वो कितना सही है आप कैसे अनुमान लगाएंगे, ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो अभी ये भी पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन एक है 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 10 मार्क्स का है। ये बहुत चैलेंजिस वर्ड होते हैं, इसके लिए आपको बी प्रिपेयर्ड। में भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण इस प्रकार के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति कितनी प्रभावशालीता पर टिप्पणी करिए। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में किया कॉजेस ऑफ द persistent हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द effectiveness ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई कंट्रोल द टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन। कहना ये है, ये कह रहा है सवाल में फूड इन्फ्लेशन इतना दिन से हम देख रहे हैं बहुत हाई जा रहा है, और हाई जा रहा है तो उसके लिए आरबीआई का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो कितना इफेक्टिवनेस रही है, कितना प्रभावित रही है। अब आइए दोस्तों आपको लिए यहाँ पे हम लेकर के चल रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे लेकर के क्यों आ रहा हूँ कि यहाँ पे आपका टॉपिक जो पूछा जाएगा इकोनॉमिक का, ये तो सबसे पहले आपका देखिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी की गुड्स की प्राइस, गुड्स एंड सर्विस प्राइस जो कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होता है तो हमें पता होने कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो है कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई। आरबीआई जो पॉलिसी यूज करती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में हम कंसीडर करते हैं। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जिसको मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इस्टेब्लिश की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश की गई है तो इस्टेब्लिश करने के लिए कब की गई है, 2016 में किया गया अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत किया गया है। ये हमें पता होना चाहिए, 2016 में किया गया। इसके टोटल 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में 3 आपके आरबीआई के आते हैं मित्रों, और 3 जो है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है, मतलब इसका जो बॉस होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, दैट इज मैक्श्योर। और इसके पास जो है कि आपका वीटो पावर होती है या फिर डिसाइसिव पावर होती है, किस पक्ष में वोट जाएगा इसको लेकर के बात की रही। क्योंकि हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो कि कंटिन्यूसली जो कि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन को लेकर के आरबीआई के बारे में जज कर रही है। क्वेश्चन मत, देश के कुछ भागों में भूमि सुधार के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व कारण क्या थे, स्पष्ट करिए। यहाँ पे क्या, व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री। इलेबोरेट करना है आपको, क्या है कैसे। हमें पता है भूदान आंदोलन चलाया गया था, विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे, और दूसरे जो थे आपके शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म चलाया गया तो वो कितना सक्सेसफुल, कुछ पार्ट में रहा कुछ पार्ट में नहीं रहा, तो उसके पीछे रीजन पूछा जा रहा है। तो ये आपको कंसीडर करना है, बहुत आसान सा है आपका इकोनॉमिक, और जो है कि इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक रिफॉर्म ये भी पूछा गया। तो इस वजह से एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे हम कि हमें कभी भी कोई भी सब्जेक्ट सेपरेट करके किसी से नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़नी तो उसके साथ ज्योग्राफी भी पढ़नी है, उसके साथ जो है कि आपका इकोनॉमिक्स भी पढ़ना, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी पढ़ना है। अगर आप इकोनॉमिक के या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ आपका हिस्ट्री भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज़ होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को यूपीएससी में सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते। सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आता है स्टूडेंट्स के लिए, जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं टीचर, उनको जो है कि गोले दे देते हैं। गोले देने का मतलब वो कहते हैं कि ये टेरिटरी उनकी हमारी नहीं है। जैसे मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट होता है एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी वाले में के लिए, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए, फिर उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री, और उसके बाद आईआर वालों के लिए। इकोनॉमिक्स वाला टीचर बोलेगा ये एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर वाले टीचर पढ़ाएंगे, और एग्रीकल्चर वाला बोलेगा कि ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ाएंगे। बात यहाँ तक ये आ जाती है कि कोई नहीं पढ़ाता है, और लास्ट में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हर एक टीचर, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला भी और उसके बाद जो है कि एग्रीकल्चर वाला, दोनों अपने आप को दावा ये करते हैं कि ये हमारे सेशन का है, बट उनसे ये पूछो आपने किसी क्लास में पढ़ाया है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि आप एक बार अगर कहीं से क्लास लिए दैट्स ऑल, उसके पीछे आप बार बार ना भागें कि नहीं हमें आपको क्लास करना है, बट आप एक ऐसा अपना गुरु या फिर ऐसा एक मेंटर चूज करिए
जिसको ये आप बता पाएँ कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं और वो आपकी बात सोचे और समझे और आपको एक अच्छी गाइडेंस दे और आपको उसके साथ ये ना लगे कि ये ज्योग्राफी का मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये हिस्ट्री का है, मेरे टेरिटरी में नहीं आता है। यस या नो? तो मेक श्योर कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए और हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे आई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के भारत में स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मिलेट टू इंश्योरिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए एक बात हम आपको बता दें, अभी हाल ही में पिछला सा इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। उससे पहले इंडिया ने नेशनल नेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया था 22 और 23, जो कि उसको किया था 24 ऑन गोइंग है या किसी और पे होगा हमें नहीं पता। तो इसके लिए आपका मोटे अनाज के बारे में पूछा गया है। मोटे अनाज के बारे में पूछा गया तो इसमें ये आपको कंसीडर करना है। मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा हो गया आपका, वो ज्वार बाजरा मक्का हो गया, उनकी रोटियां जो लोग खाते हैं बहुत न्यूट्रिशन से रिच होता है। आपको ओट्स दे दिया जाएगा, बड़े चाव से खाएंगे, दलिया बड़े चाव से खाएंगे। बट अगर ओट्स का रोटी बना के दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप खाएंगे। ओट्स होता क्या है कि गेहूं के साथ बोया जाने वाला एक जौ होता है। अगर ओट्स को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम तो उसको जौ के रूप में कंसीडर करते हैं। मोटे अनाज की भूमिका के बारे में समझा दिया। देखिए इतनी एक बात बता दें, आप गेहूं या ब्रेड जो भी खाना वो खा लिए, लेकिन जब आप बजरी की रोटी खा लेंगे एक, ठीक है, तो आपका कम से कम 6 से 7 घंटे तक आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप बहुत फिजिकल हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिलेट्स या मोटे अनाज होते हैं, अगर उनको हेल्थ और पोषण के लिए बहुत बेनिफिट्स होता है अगर आप उसको कंसीडर करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आजीवन सामग्री के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। फिर उसके यदि भी भारत पेटेंट पेटेंट दाखिले करने के मामले दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ कुछ काहें व्यवसायीकरण किया गया। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट करिए। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे फिर हम अपने लैंग्वेज में बताएंगे। व्हाट इज द पर्पज व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ड सिनेरियो ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल आईपीआर, दैट इज प्रॉपर्टी राइट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल। इसकी बात कर रहे हैं हम, रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ऑल्दो इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड फाइलिंग पेटेंट स्टिल ओनली इफ यू हैव ए कमर्शलाइज एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द कमर्शलाइजेशन। का मतलब होता है कि अगर आप कोई पेटेंट करना चाहते हैं तो उसका कॉमर्शियल यूज भी आप करना सीखिए। कह रहा है कि इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड पेटेंट के रूप में फाइल करने का जो कि दावा है, पेटेंट नहीं है लेकिन ये अपने आइटम को WTO में सबमिट करता है, जहाँ पे इंटेलेक्ट आईपीआर को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आईपीआर आपका WTO के अंदर होता है। तो उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि क्या रीजन है। पहली बात तो सिनेरियो लाइफ मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया सेकंड है तो उसमें रीजन क्या है कि इंडिया अपने पेटेंट को कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर पा रहा, मतलब बड़े लेवल पे बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे? तो इसको आपको कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमा या प्रॉफिट एंड द लिमिटेशन दोनों, वे कौन से प्रवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे। यह क्या क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे को लेकर आएगा। इंग्लिश में टेक्नोलॉजी इसके लिए एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन द हाईवे। जैसे आप हाईवे पे जाते हो तो अब यह है कि आदमी एक कलेक्ट करता है, ठीक है, तो आदमी कलेक्ट करता है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन आप देखिए एक फास्ट टैग कोड आता है हाईवे पे, जो टोल टैक्स होते हैं उसके लिए क्या है कि आप अपने कार पे या जो आपका व्हीकल होगा ऊपर लगा देंगे आप एक जगह बार टाइप में, जिसको फास्ट है। और जैसे ही आप टोल से 100 मीटर या 50 मीटर या 10 मीटर जितने भी रेंज हो उसकी, जैसे ही पास में गए आप, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्कैन करेगा और जितना पैसा मतलब उसको चाहिए और आपके उस फास्ट टैग कोड के थ्रू आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। परमिशन लेके मतलब जैसे ही निकलेंगे तो स्कैन किया
और ऑलरेडी आपके उसमें फास्ट टैग कोड जो है उसमें जो वॉलेट है आपका उसमें ऑलरेडी आपने पे कर रखा है कि अगर हम इस टोल से निकलते हैं तो इसका टोल्स का 100 रुपये है, तो आपका 500 रुपये, तो उसमें से 100 रुपये वो अपना चार्ज ले लेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको वहाँ टोल पे आधे घंटे 10 मिनट 5 मिनट रुकना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके कार में फास्ट टैग लगा हुआ है तो वो एक अलग रूट इसमें बनी, हालांकि सभी लोग नहीं लगवाए हैं, कुछ लोग लगवाए। तो जिनमें लगा है तो पहले से देख देगा दिस इज अ फास्ट टैग, ठीक, फास्ट टैग रूट। मतलब अगर आपके कार में फास्ट टैग है तो आप इस रूट पे आए, पूरी ट्रैफिक फ्री है, जैसे पहुंचे आपका पैसा, बेटा आपको रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप में नहीं, तो आप इस रूट से आएंगे तो आधा घंटा इंतजार करिए, कार की लाइनें लगी हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। पैसा तो उतना ही देना है जिसमें उसमें बल्कि सस्ता पड़ जाता फास्ट टैग में, 2-4 रुपये। जैसे आप मेट्रो में जाते हो, दिल्ली मेट्रो में, अगर दिल्ली मेट्रो में हम गए तो उसमें क्या हमें मिलेगा? एक होता है मेट्रो कार्ड होता है, एक होता है टोकन लेना। टोकन के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और पैसे भी ज़्यादा, लेकिन आपका स्मार्ट कार्ड है वहाँ पे, तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पहुँचे, जहाँ भी जाना, जितना भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो अपने हिसाब से काटेगा, उससे कम ही काटेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा काट लेगा परमिशन। लाइक दैट मेट्रो कार्ड वैसे ही आपका फास्ट टैग कोड भी होगा। दैट्स ऑल, देखते रहना, ठीक है। ये चीज़ अब इसमें कह रहे हैं कि इसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। एडवांटेज और लिमिटेशन वैसे ही जैसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है कि नेटवर्क काम किया नहीं किया, ठीक, पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ, तो बात ये है। इसके बाद व्हाट इज द पर्पज चेंज, इट विल मेक द प्रोसेस सीमलेस, वुड यू द ट्रांजेक्शन कैरी एनी पोटेंशियल हजार्ड्स। पोटेंशियल हजार्ड होगा, ये होगा। अब एक क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 और क्वेश्चन पूछा गया है, कब कहाँ क्यों कैसे, ये पूछा है। तो इसीलिए आप जब भी कुछ पढ़िए तो कब कहाँ क्यों कैसे 5 WHO का फार्मूला अपनाएंगे। भारत में नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्व पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपयोग उपायों और इस संबंध में सरकार की पहलों की चर्चा करिए। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर, a significant environmental issue in the India, discuss the various mitigation measure to deal this problem, also government initiative। 3 सवाल पूछा। पहला पूछ रहा है कि इन इंडिया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से वाटर जो रिवर है वो पोल्यूट रहे, जैसे गंगा, यमुना, दामोदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई, क्योंकि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है रिवर में लोग बहा देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट से कह रहे हैं कि डिस्कस मिटिगेशन मेजर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हैं? सीवर ट्रीटमेंट लगा सकते हो, वाटर को डाइवर्ट कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रीटेड वाटर डालिए। वे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया उसके बारे में आपको क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पे 3 तरह से पूछा गया। पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन द वाटर रिवर में कब कहाँ क्यों कैसे हो गया, आप बताइए कैसे उसको मिटिगेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्लीन गंगा योजना, निर्मल जल बहुत से किया गया, सीवर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन IEIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं, सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। व्हाट रोल डू इन्वायरमेंटल NGO एक्टिविस्ट play in the influencing environmental impact assessment outcome for major project in India, citing for example। सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये भाई होता है क्या है, जैसे आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो मुखर्जी नगर में, ठीक, तो इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप बताएंगे किस चीज़ की इंडस्ट्री है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या रेडियस है, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यूम है। उसके बेस पे
आपके कंपनी लगाने से पहले आपके कंपनी का असेसमेंट होगा कि इससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस दिया जाएगा। समझ गए? ये दिया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री। यू मस्ट असेट, असेट नहीं, असेस तो मतलब उसका गणना करिए इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं लगा लिए फिर उसके बाद असेसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं। पहले हम चेक करेंगे, जैसे इंस्टीट्यूट में आएंगे पहले टेस्ट लेंगे फिर उसके बाद आपका एडमिशन लेंगे। नहीं तो पता चले आप पढ़ने के लिए भी काबिल नहीं हो, हम आपका एडमिशन लेने बिना मतलब का भीड़ बढ़ाए हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो अब ये कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट एक्टिविटी प्ले द इन्फ्लुएंसिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आउटकम। अभी कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं और एनजीओ है, इसके जो है कि वो जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं और मेजर प्रोजेक्ट। सिटिंग फॉर एग्जाम्पल विद आर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। क्या होता है कि कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं और कुछ लोग रियल होते हैं, लेकिन कुछ जो रियल होते हैं मोटिवेटेड की वजह से, जो रियल होते हैं वो भी जो कि निगेटिव में चले जाते हैं। ब्लेम ये किया जाता है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट या एनजीओ हैं वो किसी के द्वारा प्रमोट किए गए होते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करिए, इस प्रोजेक्ट को मत लगने मत दीजिए। तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट लगने में डिले होता है या फिर लगता नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है, क्या सभी लोग मोटिवेटेड होते हैं? नहीं, कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग रियल होते हैं। में किताब जो एक बहुगुणा करके थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। फिर उसके बाद एक और हैं जो नर्मदा रिवर पे जो डैम बनाया जा रहा है उसको लेकर के गुजरात में, वो रियल हैं लोग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जज करना है, ये चीज यहाँ पे पूछे। इन्वायरमेंटल है इस। अब देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण, देखिए नार्को आतंकवाद पूरे संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों को सुझाव दीजिए। इंग्लिश, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म इमर्ज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर टू काउंटर नार्को टेरर। सबसे पहले आपको नार्को टेररिज्म को, आपको नार्को मतलब ड्रग्स, तो कहना क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन है उसके, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी केवल आपको बंदूक से नहीं डर है। इंटरनल एक्सटर्नल टेरिटरी सिक्योरिटी आपका बाहर से भी, जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात करिए, वो भी आपका साइबर कर दे। अटैक का मतलब है कि आपको वार करना, कि आपको नुकसान पहुंचाना, चाहे आपके घर में आके नुकसान पहुंचाए या घर के बाहर रह करके आपको नुकसान, दैट इज लॉ। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के समय प्रमुख संदर्भ तथा प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। अभी देखिए डाटा पर्सनल बहुत कंट्रोवर्सी में था, अगर आपको नहीं पढ़ा था तो दैट इज योर फॉल्ट, नॉट यूपीएससी की इतनी डाटा पूछिए। इतना डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या जितने भी आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन हो उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो, गवर्नमेंट की। उसके लिए एक एक्ट लाया। डिजिटल डाटा, आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हो उसमें ईमेल आईडी है, आपकी लाइक डिसलाइक, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड है आपका, डिजिटली हर जगह यूज हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया। भारत में अब देखिए 1 और 2 50 वर्ड्स वाले आ गए हैं, 15 वर्ड्स के। ये आपके 150 वर्ड्स थे, 10 मार्क्स के थे, ये 15 मार्क्स के हैं। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण
वह दोष की विवेचना की जो इस संबंध में अभी क्या प्रगति हो। डिस्कस मेरिट डीमेरिट ऑफ फोर लेबर कोड जो लाया गया था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेबर मार्केट रिफॉर्म, व्हाट इज द प्रोग्रेस सो फार, अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है इस बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी मतलब रीजनल एयर कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। सरकार की उड़ान योजना के बारे में पूछा गया। उड़ान का पहली बार फुल फॉर्म दे, देश का उड़े देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक एक उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट के लिए, उसमें डबल ए लग गया कि उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल एयर कनेक्टिविटी अभी कह रहा है उड़ान के बारे में, तो इसमें कह रहा है कि रीजन क्या आवश्यकता है रीजनल एयर कनेक्टिविटी की। ओके, उड़े देश का आम नागरिक। हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को दें। इंग्लिश मेजर चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन द रिसेंट टाइम स्टेट मेजर्स taken by the government for the efficient irrigation management। बात समझ रहे। तो अब यहाँ पे आपको इंडिया का जो सिंचाई एग्रीकल्चर से पूछ दिया गया है क्या चैलेंजेस है, क्या गवर्नमेंट क्या। देखिए पहले कैनाल हुआ करती थी, उससे नहर से पानी जाता था, लोग अपना छोटी छोटी नालियाँ बना करके पानी ले जाते थे, बट अब नहर में पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है तो मतलब ग्राउंड लेवल वाटर भी नीचे जा रहा है। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर और धीरे 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 नीचे जा रहा है, और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आपको वाटर स्कार्सिटी को सामना होगा। अब गवर्नमेंट क्या की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, सोलार सिस्टम जिसे कुसुम बोलते हैं, कुसुम योजना, ये उम्मीद है आप सुने होंगे। कुसुम कृषि किसान समृद्धि उन्नत मशीन, सोलार पैनल जो लगाया जा रहा है आपको, मशीन आपको एक सोलार पैनल लगा करके उसमें सबमर्सिबल दे दिया जाएगा, उसके आधार पे आप उसको कंसीडर कर सकते। हो गया भाई आगे। भारत में कृषि कीमतों की स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है। Illustrate the importance of the buffer stock for the stabilizing agriculture price in India. What is the challenge associated with storage buffer और buffer stock के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आप भी जब एक आम आदमी होते हो तो आप भी क्या करते हैं कि एक स्टोर स्टॉक बना करके रखते हो कि हमारे बैकअप रहेगा, हम उसको करते हो। वैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो उसके पास फूड होते हैं जो भी होती है बफर, उसको स्टॉक में कर सकती है। तो इसके बारे में पूछा गया बफर स्टॉक के बारे में, सुरक्षित भंडार जो होते हैं गेहूं का स्टोर करके रख दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर उनका शॉर्टेज होता है प्राइस बहुत हाई चल जाती है, जैसे मान लीजिए टमाटो होता है, ओनियन होती है, उन चीज़ को विश्व को इसको स्वच्छ सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी है, इनका सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीक है। ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोष का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त में चर्चा की थी। वर्ड फेसिंग क्या करता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द क्लीन द सेफ फ्रेश वाटर। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस, ब्रीफली डिस्कस। आपका वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बोल रही है, करना है आपको। के बाद कहा जा रहा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, एस्टेरॉयड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक। ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीति विकसित की गई है। एस्टेरॉयड जो होते हैं आते हैं पृथ्वी पे, दिल्ली में एक एस्टेरॉयड गिर गया पूरी दिल्ली खत्म हो सकती है, इतना बड़ा होता है साइज में। उसके बारे में पूछा गया। आपदा प्रतिरोधी क्या है, डिजास्टर रिजिलियंस क्या है, कि मतलब ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक छोटे से डिजास्टर आने की वजह से पूरी तरह से कोलैप्स ना हो। हाउ इट डिटरमाइन
प्रधानों के किसी बिंदु का वर्णन किया और एक ऐसे डिटरमाइन किया जाता है, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट रिजिलियन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 18, शहरी क्षेत्र में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। कहा जा रहा है कि शहर में बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिला रहा है। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। कारण क्या है? पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषता बताएं। चेन्नई में आई थी, मुंबई में आई थी। मेजर चैलेंजेस आप उनको एग्जाम्पल दे। अभी 2 दशक नहीं, आपका अभी 5 से 7 साल हुआ है। चेन्नई में भी कई बार बाढ़ आ गई थी, मुंबई में भी आ गई थी। इनका एग्जाम्पल, भारत में उन नीतियों ढांचाओं का वर्णन कीजिए जिसके उद्देश्य से ऐसी बाढ़ों से निपटा जा सके। रीजन, सबसे इंडिया में जो सिटीज हैं उनमें फ्लड के लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बारिश होती थी उसका वाटर ड्रेन होने के लिए जो ड्रेन थी वो पूरी तरह से लोग ब्लॉक कर दिए। दूसरी चीज़, जो अर्बनाइजेशन किया गया सेटलमेंट वो अनप्लान्ड किया गया है। तीसरी चीज़, जो रिवर्स हुआ करती थी पूरी तरह से कोलैप्स। चौथी चीज़ क्लाइमेट है। क्लाइमेट जब है तो भाई आपके लिए तो प्रॉब्लम्स होगी ना, हर जगह हो रहा है तो इसमें भी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ को देखते हैं। 19, भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालीन अशांत सीमा है। बिल्कुल सही है। इंडिया का रिलेशन, इंटरनेशनल जो बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान से लगता है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं, जिसमें अलग इशूज हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दे तथा सुरक्षा चुनौती भी का परीक्षण करिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा संरचना प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों के लिए किए जाने विकास कार्यों को भी उल्लेखित किया। कह रहा है कि इंडिया का रिलेशन, पाकिस्तान, इंडिया यहाँ पे है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, दोनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट है कई पॉइंट्स पे। ठीक है, LOC, POK, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड द लाइन ऑफ द पाकिस्तान के। तो इसके बारे में आपसे पूछा ये जाएगा कि मतलब उसमें क्या इश्यूज हैं और इसके निपटने के लिए जो योजनाएं चले वो कैसे काम कर रहे हैं, के बारे में आपसे पूरा सवाल किया गया है। सोशल मीडिया एवं को गोपित, अब देखिए अर्थ का अनर्थ ही बनेगा अगर आप हिंदी में ट्रांसफर कर दें। सोशल मीडिया अगर लिखना है तो ऐसे भी तो लिखते हैं, सोशल मीडिया, ये भी लिखिए। मतलब सोशल मीडिया को हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही बोलेंगे। को गोपित, अब देखिए अनर्थ हो गया। को गोपित क्या है? इनक्रिप्शन। देखिए इनक्रिप्टिंग, इनक्रिप्टिंग का मतलब ये होता है उसको कोड में कर देना। क्या कर देना? इनको कोड में कर देना। ठीक, संदेश सेवाएं गंभीर रूप से चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थ को संबंधों में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए, समस्या को संबोधित उन उपाय करिए। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेज, इनक्रिप्टिंग मैसेज आप व्हाट्सएप पे करते तो वो क्या बोलता है, दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड, मतलब डिकोड करके भेजा जा रहा है। आपने जो भेजा है वो आप पढ़ सकते हो या जिसको भेजा वो पढ़ सकता है, क्योंकि बीच में इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे बता, इनक्रिप्टेड का मतलब जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ये मैं, ठीक, और ये आप हैं, आप लोग हैं, यू। ठीक, मैंने कुछ मैसेज भेजा कि टुमारो योर क्लास वुड बी 7 o'clock। टुमारो योर क्लास वुड बी 7 o'clock AM। ये मैंने भेजा और मैंने पढ़ा, लेकिन इसको पहुंचाने वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टुमारो को 1 2 3 बोल देगा, यू को XYZ बोल देगा, क्लास को OX बोल देगा, चैलेंजेस क्लास क्या करा, टुमारो योर क्लास वुड बी। अब वुड को क्या बोल देगा? वुड को बोल सकता है कि आपका स्मॉल लेटर ABC, और 7 o'clock को क्या बोल देगा? बोल देगा आपका रोमन अंक 1 2 3। पढ़ के दिखाओ।
ऐसे बोलेगा, नहीं नहीं, तो वो बदलते रहता, वो बदलते रहता, ऐसा नहीं है कि वो करेंगे। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? 1 2 3 XYZ OX ABC, अब पढ़ के दिखाओ। तो ये इनक्रिप्टेड होगा, आपका पढ़ना मुश्किल हो बहुत होगा। तो ये चीज़ को करने के लिए ये करते, तो ये यहाँ पे यही सवाल किया जा रहा है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस पोज सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये अलग बात है कि सिक्योरिटी चैलेंज, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है व्हाट इज द मेजर टेकन बाय अडॉप्टेड द वेरियस लेवल। तो उसको सिक्योरिटी करने के लिए क्या होगा भाई, मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर किए होंगे। हमने इसको इसलिए मैंने डिस्कस किया कि आपको आइडिया लगे जब आपने चुका। इसमें आप अगर सॉल्व करना है 80% क्वेश्चन, आप अगर न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेस्ट है द इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद द हिंदू। ऐसा नहीं कि पहले द हिंदू पढ़ना शुरू कर दे, द हिंदू पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद हम आप फिर आएंगे फोर्थ पेपर को लेके, फिर ऑप्शनल का पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कस, हैव ए